Good morning to all. Welcome to Suresh Gambiya University. Today we are going to study synchronous data transfer and asynchronous data transfer. ठीक है, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रोक कंट्रोल एंड हैंडशेकिंग कंट्रोल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सभी को विजिबल होगा? ठीक है। इन अ डिजिटल सिस्टम सबसे पहले हम लोग सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर पढ़ते हैं। ठीक है, सिंक्रोनस जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि सिंक होना चाहिए, मतलब कोई भी डेटा ट्रांसफर होगा तो ये रैंडम कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। इन अ डिजिटल सिस्टम द इंटरनल operations are synchronized by means of clock pulses supplied by a common pulse generator। ठीक है, डिजिटल सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर इंटरनल ऑपरेशन जितने भी होंगे परफॉर्म किए जाएंगे वो सारे किसके बेसिस पे सिंक्रोनाइज करेंगे? क्लॉक पल्सेस के बेसिस पे। ठीक है, क्लॉक्स के बेसिस पर या क्लॉक पल्सेस के बेसिस पर वो सिंक्रोनाइज होंगे। तो इसमें क्या हो गया कि वो रैंडम, जैसे कि हम लोग सिंक्रोनाइज डेटा ट्रांसफर बोल रहे हैं तो इसके अंदर वो क्लॉक पल्सेस के बेस पे सिंक्रोनाइज, मतलब क्लॉक पल्स जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे इसमें इंटरनल ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। इन अ कंप्यूटर सीपीयू एंड एन आईओ इंटरफेस आर डिजाइंड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ठीक है, जो सीपीयू है और आईओ इंटरफेसेस है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, मतलब वो इंडिपेंडेंट रहेंगे या उनका कोई सिंक्रोनाइज होना जरूरी नहीं है। If the registers in the interface share a common clock with the CPU registers, the data transfer between two units are said to be synchronous। ठीक है, अब जो रजिस्टर है इंटरफेस के अंदर, ठीक है, अगर वो कॉमन क्लॉक को शेयर करते हैं, ठीक है, मतलब जो रजिस्टर है वो सीपीयू के रजिस्टर्स की क्लॉक को यूज में लेते हैं, तो उस केस पे जब डेटा ट्रांसफर होगा इन दोनों के बीच में, रजिस्टर और सीपीयू के बीच में, तो वहां पर क्या होगा, इनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की क्लॉक को यूज में ले रहे हैं या सेम क्लॉक यूज में ले रहे हैं। सेम क्लॉक यूज में ले रहे हैं तो सेम टाइम पे वर्क होना जरूरी है, तो इसलिए दोनों में सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में क्या होगा? इन अ कंप्यूटर सिस्टम सीपीयू एंड एन आईओ इंटरफेस आर डिजाइन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये हमने देख लिया। When internal timing in each unit is independent from the other, and when registers in interface and registers of CPU users its own private clock। ठीक है, अभी तो क्या था कि जो रजिस्टर्स और जो सीपीयू रजिस्टर्स की जो क्लॉक थी वो दोनों शेयर कर रहे थे तो सिंक्रोनस होना जरूरी था। लेकिन अब जब इन दोनों की अपनी पर्सनल या प्राइवेट क्लॉक हो जाएगी तो यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन की कोई नीड नहीं रहेगी और वो क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे एक दूसरे से। In that case, the two units are said to be asynchronous to each other। CPU and IO device must coordinate for data transfers। ठीक है, मतलब सिंक्रोनाइजेशन के अंदर क्या होगा, सीपीयू रजिस्टर और रजिस्टर में सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है, क्योंकि वो सेम क्लॉक को शेयर करता है। लेकिन अगर असिंक्रोनस की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, सीपीयू और आईओ डिवाइस का जो पेरिफेरल इंटरफेस वगैरह में जो क्लॉक्स होंगे उनको एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा क्योंकि डेटा ट्रांसफर करना होगा वहां पे। ठीक है, मेथड्स यूज्ड इन asynchronous डेटा ट्रांसफर। अब asynchronous डेटा ट्रांसफर, ठीक है, इसके अंदर क्या है, फर्स्ट है स्ट्रोक कंट्रोल एंड हैंड शेकिंग। एक मिनट, अब ये विजुअल होगा सभी को। मेथड्स यूज्ड इन asynchronous डेटा ट्रांसफर, तो क्या है, इसके अंदर टू टाइप्स हैं। फर्स्ट इज स्ट्रोक कंट्रोल एंड सेकंड इज हैंड शेकिंग। तो स्ट्रोक कंट्रोल में क्या है, दिस इज वन वे ऑफ ट्रांसफर
that is by means of stored pulse supplied by one of the units to indicate to the other unit when the transfer has to occur. क्या हो गया आपका स्ट्रोक कंट्रोल? ये सारा किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं अपन लोग? डेटा ट्रांसफर के ऊपर, ठीक है। अब डेटा ट्रांसफर भी किस टाइप का? सिंक्रोनस। सिंक्रोनस की बात कर रहे हैं तो मतलब सीपीयू एंड आईओ डिवाइसेस के बीच में। तो ये एक तरह से डेटा ट्रांसफर करने का एक तरीका है। किस तरह से? जिसमें कि क्या होगा, प्रो पल्सेस सप्लाई की जाएंगी, ठीक है, जब भी डेटा इसमें ट्रांसफर कराना होता है, ठीक है, वन यूनिट से दूसरी यूनिट के बीच में। और हैंडशेकिंग में क्या होता है? दिस मेथड इज यूज्ड टू अकम्पनी each data item being transferred with a control signal that indicates the presence of data in the bus. The unit receiving the data item responds with another control signal to acknowledge receipt of the data. क्या हुआ इसके अंदर? इसके अंदर क्या होगा कि जब भी कोई डेटा ट्रांसफर का एक्शन परफॉर्म होगा तो डेटा आइटम को जो भी ट्रांसफर किया जाएगा उसके साथ एक कंट्रोल सिग्नल भी ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है, जिससे क्या पता चल रहा है कि हाँ, बस के ऊपर डेटा कोई भी प्रेजेंट है, वो ट्रांसफर हो रहा है या ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ओके। The unit receiving the data item responds with another control signal to acknowledge receipt of the data. ठीक है। हैंडशेकिंग का मतलब क्या होता है? जैसे हैंडशेक करता है, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे सपोज टू पर्सन आर हैंडशेकिंग, तो उसमें क्या होगा, वन पर्सन ने अपना हैंड आगे किया तो दूसरा भी अपना हैंड आगे करेगा उसको शेक करने के लिए, ठीक है। तो वही हैंडशेकिंग में होगा कि सेंडर ने कंट्रोल सिग्नल के साथ में अपना डेटा आइटम सेंड किया, ठीक है, तो जो रिसीवर है वो भी अपना एक एक्नॉलेज सेंड करेगा कि हाँ, मैंने आपका जो डेटा आइटम है वो रिसीव कर लिया है अलोंग विद योर कंट्रोल सिग्नल, ठीक है। बेसिकली ये होता है आपका हैंडशेकिंग। डेटा ट्रांसफर बोल लो या प्रोटोकॉल बोल लो या जो, जब भी हम हैंडशेकिंग की बात करें तो इसका बेसिक मतलब यही होता है, ठीक है। तो क्या हो गया कि जब सेंडर अपना डेटा ट्रांसफर करने का एक्शन परफॉर्म करेगा तो वो डेटा आइटम के साथ कंट्रोल सिग्नल भी सेंड करेगा, जिससे कि ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, जो डेटा बस है उस पर डेटा प्रेजेंट है, वो अभी वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है। इसी तरह से जब रिसीविंग की बात करें तो द रिसीविंग यूनिट the unit receiving the data item responds with another control signal to acknowledge receipt of the data, ठीक है। वो ये कंट्रोल सिग्नल अवेलेबल कराएगी कि हाँ, हम रिसीव कर रहे हैं डेटा। नाउ व्हाट इज द स्ट्रोक कंट्रोल? ठीक है। सबसे पहले स्ट्रोक कंट्रोल मेथड ऑफ डेटा ट्रांसफर यूजेस अ सिग्नल सिंगल कंट्रोल सिग्नल फॉर ईच ट्रांसफर। क्या है? Stroke control method of data transfer uses a single control signal for each transfer. The strobe may be activated by either the source unit or the destination unit. Source initiated strobe, destination initiated strobe, ठीक है। अब ये हम डिस्कस करें उससे पहले एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मेथड्स यूज्ड इन asynchronous data transfer: one is stroke control, second is handshaking। इसको एक बार आप फटाफट से लिख लीजिए।
ठीक है, लिख लिया होगा। Stroke control. This is one way of transfer, that is by means of stroke pulse supplied by one of the units to indicate to the other unit when the transfer has to occur. ठीक है. Next is handshaking. This method is used to accompany each data item being transferred with a control signal that indicates the presence of data in the bus. The unit receiving the data item responds with another control signal to acknowledge receipt of the data. ठीक है, चलो अब हम देखते हैं स्ट्रोक कंट्रोल में क्या था. इसके अंदर जितनी बार भी ट्रांसफर होगा हर बार एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट किया जाएगा, सेंड किया जाएगा. ठीक है, और the strobe may be activated by either the source unit or the destination unit. ठीक है, जो भी यूनिट इसको एक्टिवेट करेगी वो उसी का इनिशिएटेड स्ट्रोब कहलाएगा. जैसे कि अगर सोर्स यूनिट उसको स्ट्रोब को एक्टिवेट करती है तो वो सोर्स इनिशिएटेड स्ट्रोब कहलाएगा. अगर डेस्टिनेशन करती है तो डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्ट्रोब कहलाएगा. ठीक है, तो सोर्स से डेटा बिट सेंड हो रही है डेस्टिनेशन यूनिट की तरफ और सोर्स यूनिट ही इसे इनिशिएट कर रही है, तो ये अपना सेंड कर रहा है स्ट्रोब टुवर्ड्स डेस्टिनेशन यूनिट. ठीक है, सोर्स इनिशिएटेड स्ट्रोब इसके अंदर क्या है. द डेटाबेस कैरीज द बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स यूनिट टू द डेस्टिनेशन यूनिट एज शोन बिलो. The strobe is a single line that informs the destination unit when a valid data word is available in the bus. ठीक है, एक सिंगल लाइन होती है जो डेस्टिनेशन को ये इन्फॉर्म करेगी कि जो भी डेटा वर्ड है वो बस में अवेलेबल कब होगा. ओके, ये लिख लीजिए. सोर्स स्ट्रोब कंट्रोल. ठीक है, हेडिंग डाल के लिखिए स्ट्रोब कंट्रोल. इसमें लिख लीजिए the strobe may be activated by either the source unit or the destination unit. First is source initiated strobe and second is destination initiated strobe. फिर ये डायग्राम भी बना लो. ठीक है, फिर सोर्स इनिशिएटेड स्ट्रोब डालकर ये डायग्राम बना लो और इसमें लिख लो कि the strobe is a single line. The strobe is a single line that informs the destination unit when a valid data word is available in the bus. When a valid data word is available in the bus. और ये डायग्राम बना लीजिए. ठीक है, the source unit first places the data on the bus. Okay, after a brief delay to ensure that the data settle to a steady value, the source activates the strobe pulses. Okay, सोर्स यूनिट सबसे पहले क्या करेगी, बस पे अपने डेटा को ट्रांसफर करेगी या प्लेस करेगी. ट्रांसफर नहीं करेगी, ट्रांसफर करने से पहले प्लेस करेगी. फिर उसके थोड़ी देर बाद जब डेटा लगेगा कि हाँ भैया वो सेटल हो गया है, ठीक है, उसके बाद वो
एक स्ट्रोब पल्स को एक्टिवेट करेगा सोर्स, ठीक है। द इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटा बस एंड द स्ट्रोब सिग्नल रिमेन इन द एक्टिव स्टेट फॉर अ सफिशिएंट टाइम पीरियड टू अलाउ द डेस्टिनेशन यूनिट टू रिसीव द डेटा, ठीक है। अब जो सोर्स था उसने अपना डेटा एक्टिव कर दिया है, स्ट्रोब सिग्नल या स्ट्रोब पल्स भी जनरेट कर दिया है। अब ये तब तक ये इंफॉर्मेशन किस चीज की, अपने डेटा बस की और स्ट्रोब सिग्नल की, ये तब तक एक्टिव स्टेट में रहेगी जब तक कि जो डेस्टिनेशन है वो इसको रिसीव ना कर ले, ठीक है। इतने सफिशिएंट टाइम पीरियड के लिए ये इंफॉर्मेशन एक्टिव स्टेट में रहेगी। फिर उसके बाद द सोर्स रिमूव्स द डेटा फ्रॉम द बस फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर इट डिसेबल्स इट्स स्ट्रोब पल्स, ठीक है। फिर जब सोर्स को लगेगा कि हाँ भाई अब तो डेस्टिनेशन ने इसको रिसीव कर लिया होगा, तो वो सबसे पहले अपना स्ट्रोब पल्स को डीएक्टिवेट करेगा। फिर उसके बाद फिर उसके बाद अ, वो अपना डेटा बस से डेटा को रिमूव कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्ट्रोक, या आप चाहो तो लिख लो या अपनी लैंग्वेज में लिख लेना इसको, ठीक है। Destination initiated stroke. First, the destination unit activates the stroke pulse, informing the source to provide the data. ठीक है, the source unit responds by placing the request binary information on the unit to accept it. The data must be valid and remain in bus long enough for the destination unit to accept it. The falling edge of the stroke pulse can be used again to trigger a destination register. The destination unit then disables the strobe. The source removes the data from the bus after a predetermined time interval. ठीक है, डेस्टिनेशन स्ट्रोब और सोर्स इनिशिएटेड स्ट्रोब में क्या डिफरेंस है? जब सोर्स इनिशिएटेड की बात करें तो सोर्स ही तो आपका डेटा ट्रांसफर करेगा, ठीक है, यूजिंग डेटा बस, और सोर्स ही आपका स्ट्रोक पल्स को एक्टिवेट करेगा। लेकिन जब हम डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्ट्रोक की बात करें तो यहाँ पर जो डेस्टिनेशन यूनिट है वो क्या करेगी, वो आपका स्ट्रोक पल्स को एक्टिवेट करेगी कि और सोर्स यूनिट को सेंड करेगी एक्टिवेट करके कि भाई तुम डेटा ट्रांसफर करो, डेटा ये नीड है, डेटा को सेंड करो, ठीक है। और ये उसको भेज देगी, तो फिर डेटा सोर्स यूनिट क्या करेगी, सोर्स यूनिट एक बाइनरी इंफॉर्मेशन सेंड करेगी कि यस आई हैव एक्सेप्टेड योर स्ट्रोक पल्स, और फिर वो अपने डेटा बस पर डेटा को अपलोड कर देगी, और इतने टाइम पीरियड के लिए अपलोड करती है जब तक कि स्ट्रोक पल्स एक्टिवेट है, ठीक है। सॉरी। फिर the falling edge of the strobe pulse can be used again to trigger a destination register. Sorry. ठीक है, फिर the destination unit that disables the strobe, the source, एक मिनट, the destination unit then disables the strobe. The source removes the data from the bus after a predetermined time interval. ठीक है, अब डेस्टिनेशन यूनिट ने अपना स्ट्रोब पल्स को डीएक्टिवेट कर दिया है या डिसेबल कर दिया है, तो उसके बाद सोर्स भी अपना डेटा बस से रिमूव कर लेता है, और ये सारा सोर्स को पहले से ही पता होता है कि हाँ इतने टाइम के लिए स्ट्रोब पल्स एक्टिवेट हुआ है तो मुझे इतने टाइम पीरियड में ही अपना डेटा ट्रांसफर करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्ट्रोब में क्या है, देखो
डेटा, वैलिड डेटा, स्ट्रोब। ठीक है, ये तो टाइमिंग डायग्राम हो गया। ब्लॉक डायग्राम में क्या हो गया, सोर्स जैसे डेटाबेस जा रही है और स्ट्रोब। ओके, अब हैंड शेकिंग, ये तो हमने क्या देखा था, स्ट्रोब कंट्रोल। अब हैंड शेकिंग के अंदर क्या है, इन केस ऑफ सोर्स इनिशिएटेड डेटा ट्रांसफर अंडर स्ट्रोब कंट्रोल मेथड, the source unit has no way of knowing whether destination unit has received the data or not। ठीक है, ये तो है ही है। जब सोर्स इनिशिएटेड स्ट्रोब कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जो सोर्स होता है, सोर्स यूनिट होती है, वही तो स्ट्रोब स्ट्रोब कंट्रोल कर रही है, स्ट्रोब पल्स को जनरेट कर रही है, और वही डेटा बस से डेटा सेंड कर रही है अपने अकॉर्डिंग ही। वो उसको जब उसे एंश्योर होता है कि हाँ रिसीव हो गया होगा डेस्टिनेशन यूनिट पे, तो वो उसको डिसएक्टिवेट कर डीएक्टिवेट कर देती है या डिसेबल कर देती है। ठीक है, लेकिन ये तो श्योरिटी नहीं है कि हाँ डेस्टिनेशन ने रिसीव किया है या नहीं किया है। ठीक है, इसी तरह से जब डेस्टिनेशन इनिशिएटेड ट्रांसफर की बात करें तो तब भी कोई श्योरिटी नहीं होती है कि हाँ भाई सोर्स यूनिट ने डेटा बस पे अपना डेटा प्लेस किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो हैंड शेकिंग मैकेनिज्म सॉल्व्स दिस problem by introducing a second control signal that provides a reply to the unit that initiate the transfer। ठीक है, अब हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल, वो हैंड शेकिंग मैकेनिज्म के अंदर ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया है किस तरह से, क्या प्रॉब्लम को, कि जब भी वो कोई डेटा बस के थ्रू डेटा को ट्रांसफर करती है, कोई भी यूनिट, सोर्स यूनिट ही कर रही है, ठीक है, लेकिन किसी भी इनिशियलाइज्ड या इनिशिएटेड स्ट्रोक की बात करें तो वो ये इंश्योर करती है यूनिट के हाँ भाई डेटा ट्रांसफर हो रहा है या इनिशिएट हुआ है। ठीक है, तो देयर आर टू कंट्रोल लाइंस इन द हैंडशेकिंग टेक्निक। फर्स्ट इज सोर्स टू डेस्टिनेशन यूनिट, नेक्स्ट इज डेस्टिनेशन टू सोर्स यूनिट। ठीक है, अब सोर्स इनिशिएटेड ट्रांसफर में हैंडशेकिंग सिग्नल्स आर यूज्ड टू सिंक्रोनाइज द bus activities। The two handshaking lines are data valid, which is generated by source unit, and data accepted, generated by the destination unit। The timing diagram shows exchange of signals between two units। अब सोर्स इनिशिएटेड ट्रांसफर की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो भी बस एक्टिविटीज होंगे उनमें सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है। ठीक है, अब इसके अंदर दो एक्स्ट्रा लाइंस बढ़ जाती है, एक होती है आपकी डेटा वैलिड और डेटा एक्सेप्टेड। ठीक है, डेटा वैलिड कौन करेगा, सोर्स यूनिट जनरेट करेगा, और डेटा एक्सेप्टेड जनरेट करेगा डेस्टिनेशन यूनिट। ठीक है, इस तरह से सोर्स यूनिट ने डेटा वैलिड जनरेट की है लाइन, और डेस्टिनेशन यूनिट ने डेटा एक्सेप्टेड। ठीक है, ये तो इसका हो गया ब्लॉक डायग्राम। अब टाइमिंग डायग्राम के अंदर डेटा वैलिड में वैलिड डेटा, ठीक है, ये वैलिड डेटा है पूरा, स्ट्रोब सिग्नल जनरेट हुआ और डेटा एक्सेप्टेड डेस्टिनेशन यूनिट से पता चला। ओके, ये हो गया इसका टाइमिंग डायग्राम। तो आप ये चीज नोट कर लीजिए, पहले तो ये लिख लो सोर्स इनिशिएटेड ट्रांसफर वाली चीज। Handshaking signals are used to synchronize the bus activities। सबसे पहले हेडिंग डाल लेना, सोर्स इनिशिएटेड ट्रांसफर इन हैंडशेकिंग मैकेनिज्म। ठीक है, दूसरा है द टू हैंडशेकिंग लाइंस आर डेटा वैलिड, द टू हैंडशेकिंग लाइंस आर डेटा वैलिड
which is generated by the source unit, which is generated by the source unit, and data accepted generated by the destination unit. The timing diagram shows exchange of signals between two units. ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिए फटाफट। बन गया। नेक्स्ट है सोर्स इनिशिएटेड ट्रांसफर यूजिंग हैंडशेकिंग। अब जो भी हमने डायग्राम देखा था, इसके स्टेप्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। The source unit initiates the transfer by placing the data on the bus and enabling its data valid signal. ठीक है, हमने ये देख लिया कि जो सोर्स यूनिट है वो क्या करेगा, सबसे पहले बस पर अपना डेटा जो भी ट्रांसफर करना है उसको प्लेस करेगा और अपना डेटा वैलिड सिग्नल जनरेट कर देगा। डेटा वैलिड सोर्स करेगा, डेटा एक्सेप्टेड डेस्टिनेशन यूनिट करेगा। ठीक है, तो इसने ये दोनों चीजें इनिशिएट कर दी, एक्टिवेट कर दी। Data accepted signal is activated by the destination unit after it accepts the data from the bus. Okay, the source unit then disables its data valid signal, which invalidates the data on the bus. The destination unit disables its data accepted signal and the system goes into its initial state. क्या होगा, सबसे पहले सोर्स यूनिट दो सिग्नल्स को जनरेट करेगा या यू का दो वर्किंग करेगा। फर्स्ट तो क्या हो जाएगी, बस पे अपना डेटा प्लेस करेगा और सेकंड डेटा वैलिड सिग्नल जनरेट करेगा। फिर उसके बाद जैसे ही डेटा डेस्टिनेशन यूनिट के पास जाता है तो वो वहां से डेटा एक्सेप्टेड सिग्नल को एक्टिवेट करेगा। उसके बाद सोर्स यूनिट अपने दोनों चीजों को इनवैलिडेट करेगा या डिसेबल कर देगा डेटा वैलिड सिग्नल, जिससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो डेटा बस पे अपलोड किया था, प्लेस किया था, उसको वो इनवैलिडेट कर देगा। ठीक है, मतलब कि वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। साथ ही साथ डेस्टिनेशन यूनिट भी अपना डेटा एक्सेप्टेड सिग्नल को डिसेबल कर देगा। इससे क्या होगा, सारी जो भी सिस्टम था वो अपना इनिशियल स्टेट पर पहुंच जाएगा। ओके, कैसे देख लेते हैं। सबसे पहले सोर्स यूनिट प्लेस डेटा ऑन बस, इनेबल डेटा वैलिड। उसके बाद एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम बस, इनेबल डेटा एक्सेप्टेड डेस्टिनेशन यूनिट ने किया। फिर उसके बाद डिसेबल डेटा वैलिड, इनवैलिडेट डेटा ऑन बस। फिर उसके बाद डिसेबल डेटा एक्सेप्टेड, रेडी टू एक्सेप्ट डेटा। ठीक है, फिर वापस से इनिशियल स्टार्टिंग से स्टार्ट हो। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अगेन एंड अगेन रिपीट होते रहेंगे सोर्स इनिशिएटेड ट्रांसफर के। ठीक है, ये बना लो। फटाफट से बना लीजिए। ये तो था अपना सोर्स इनिशिएटेड। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे डेस्टिनेशन इनिशिएटेड ट्रांसफर यूजिंग हैंडशेकिंग। हो गया, चलो नेक्स्ट। के अंदर डेस्टिनेशन इनिशिएटेड ट्रांसफर के अंदर क्या होगा, इन दिस केस द नेम ऑफ द सिग्नल जनरेटेड बाय द डेस्टिनेशन यूनिट इज रेडी फॉर डेटा। ठीक है, the source unit does not place the data on the bus until it receives the ready for data signal from the destination unit.
The handshaking procedure follows the same pattern as in source-initiated case. The sequence of events in both the cases is almost same, except the ready for signal has been converted from data accepted case of source initiated. ठीक है, डेस्टिनेशन इनिशिएटेड ट्रांसफर जब सिंपल की बात करें तो इस तरह से होगा। ठीक है, डेटा बस, डेटा वैलिड, रेडी फॉर डेटा। सोर्स यूनिट में दोनों चीज की, डेटा बस पे डेटा प्लेस किया, डेटा वैलिड सिग्नल जनरेट किया, लेकिन ये दोनों कब करेगा? जब सबसे पहले डेस्टिनेशन यूनिट आपका रेडी फॉर डेटा सिग्नल को सेंड करेगा। ठीक है, कैसे होगा? रेडी टू एक्सेप्ट डेटा, इनेबल रेडी फॉर डेटा, ये डेस्टिनेशन यूनिट ने सेंड किया सोर्स यूनिट को, सोर्स यूनिट ने क्या किया? डेटा सेंड किया। ठीक है, डेटा प्लेस डेटा ऑन बस, इनेबल डेटा वैलिड, क्या एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम बस, डिसेबल रेडी फॉर डेटा, एंड देन डिसेबल डेटा वैलिड, इनवैलिडेट डेटा ऑन बस। ठीक है, अगेन ये स्टेप स्टार्ट होगा फ्रॉम स्टार्ट और ये रिपीट होता है। ठीक है, चलो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। पहले डायग्राम कर लो, फिर इसके स्टेप्स को लिख लेना। एरो सही बनाना, सही डायरेक्शन में। ठीक है, कर दिया, ये बना लो। अब यहाँ पर देख लो, टाइमिंग डायग्राम में सबसे पहले रेडी फॉर डेटा बनाया है, उसके बाद डेटा वैलिड एंड देन डेटा बस। ठीक है, तो ये चीज है टाइमिंग डायग्राम कि जो चीज पहले हो रही है उससे पहले बनाया गया है। हो गया, अब इसके स्टेप्स लिख लो। सबसे पहले क्या है लिखो, चलो। इन दिस केस द नेम ऑफ द सिग्नल जनरेटेड बाय द डेस्टिनेशन यूनिट इज रेडी फॉर डेटा। ठीक है, पहले वाले में क्या था? डेटा एक्सेप्टेड था, अब यहाँ पर है रेडी फॉर डेटा। भाई डेस्टिनेशन इनिशिएटेड है तो पहले डेस्टिनेशन क्या सेंड करेगा कि भाई मैं रेडी हूँ डेटा रिसीव करने के लिए, तो आप भेजो। तो सोर्स यूनिट क्या करेगा? सोर्स यूनिट डज नॉट प्लेस द डेटा ऑन द बस until it receives the ready for data signal from the destination unit. The source unit does not place data on the bus until it receives the ready for data signal from the destination unit. Next, the handshaking procedure follows the same pattern as in source initiated case. The sequence of events in both the cases is almost same, except the ready for signal has been converted from data accepted. ठीक है, आ गया होगा आज का समझ में। थैंक यू।